नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय करौली। स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी के आप सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास को जिन 4 कालखंडों में बांटा गया है उनमें आदिकाल प्रथम कालखंड है। इस कालखंड के नामकरण को लेकर के विभिन्न साहित्य के इतिहासकारों का अलग अलग मत है और इस मत के पीछे अलग अलग कारण उन्होंने दिए हैं। ये कारण मुख्यतः साहित्य की प्रवृत्तियों के साथ साथ इस कालखंड के आरंभ होने को लेकर जो मतभेद है उसके आधार पर है। जहाँ एक वर्ग है विद्वानों का, वो मानता है कि हिंदी साहित्य की शुरुआत 7वीं शताब्दी के आसपास हो चुकी थी, जबकि दूसरा वर्ग मानता है कि लगभग 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के कालखंड है, उसको हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के तौर पर रखेंगे। तो ये जो मानने का जो तर्क है वो समय अपभ्रंश भाषा में भी साहित्य लिखा जा रहा था और अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास होता है। तो अपभ्रंश और हिंदी के विकास का जो प्रक्रिया है उसमें ये एक संधि काल है। और जैसे कि साहित्य या कोई भाषा वो अचानक से नहीं बदलती, वो किसी राजनीतिक बिंदु के आधार पर तय नहीं होता कि वो कब से स्टार्ट होती है कब खत्म होती है। उसको खत्म और शुरू होने के बीच में लंबा एक दौर से गुजरना पड़ता है, जहाँ जिसे हम संक्रमण काल कह सकते हैं। तो इस संक्रमण काल को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है और उस आधार पर इस कालखंड का नाम अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से रखा। जैसे कि सर्वप्रथम जो काल विभाजन किया उसमें डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस कालखंड को चारण काल, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, राहुल संस्कृतयन ने सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिन्होंने कि इस कालखंड को संधि काल एवं चारण काल के रूप में देखा। तो अब हम इन सभी नामों के पीछे जो क्या तर्क रहे और क्यों हम इस साहित्य के कालखंड को आदिकाल के नाम से ज़्यादा जानते हैं, तो इस संबंध में सभी विद्वानों के तर्कों की समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि इस कालखंड का क्या नाम सबसे अधिक उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले जो चारण काल नाम दिया डॉक्टर ग्रियर्सन ने, तो उन्होंने माना कि लगभग 643 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो साहित्य था उस पे चारण कवियों का प्रभाव था। तो ये चारण कवि कौन थे? ये चारण कवि उस दौर के जो राजा होते थे या सामंत होते थे, उनके दरबारी कवि होते थे। ये एक विशेष वर्ग होता था जिनका काम राजा या अपने सामंत के दरबार में उस समय के देखते हुए मनोरंजन करना, उसकी वीरताओं का बखान करना इनका प्रमुख काम होता था। क्योंकि आज की तरह उस समय मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे। नृत्य संगीत के साथ साथ साहित्य भी एक तरह से शासकों का मनोरंजन का प्रमुख आधार होता था। तो इस दौर के जो प्रमुख जो कवि थे वो राजदरबारी कवि थे और इसलिए उनको इस कालखंड का नाम उन्होंने चारण काल कहा। लेकिन साथ ही चारण काल कहने के पीछे किसी वर्ग को आधार बनाकर के साहित्य की प्रवृत्तियों को इसमें ध्यान में नहीं रखा गया है, इसलिए एक नामकरण ज़्यादा उपयुक्त नहीं लगता है। क्योंकि कोई वर्ग विशेष के आधार पर किसी कालखंड का निर्धारण करना सही नहीं है। दूसरा जो नामकरण है वो है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा और इन्होंने माना कि 643 ईस्वी से 1357 ईस्वी तक का कालखंड, जहाँ ग्रियर्सन 643 से 1000 ईस्वी तक के कालखंड को मानते हैं, वो इन्होंने 1357 ईस्वी तक के कालखंड को प्रारंभिक काल माना।
लेकिन ये एक सामान्य संज्ञा की तरह है, इसमें कोई साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इसको रेखांकित नहीं होती और इसे भाषा के प्रारंभ के तौर पर देखा जा सकता है। अगला जो नामकरण है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में दिया हुआ वीरगाथा काल है। हालांकि उन्होंने इस दौर को आदिकाल के रूप में भी चिन्हित करने से कोई परहेज नहीं किया है और उनका कहना इसके पीछे जो आधार था वो ये था कि आदिकाल या वीरगाथा काल उसमें दो तरह की रचनाएं होती थी, दो तरह की मतलब प्रवृत्तियां थी। जो शुरुआती जो साहित्य था उसमें धर्म, नीति, श्रृंगार सभी तरह की वीर रचनाएं उस समय के दोहों में, कविताओं में मिलती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे भारत में मुसलमानों का आगमन होता है और मुसलमानों के आगमन के साथ साथ वो एक विदेशी शासकों की कौम थी जिन्होंने यहाँ के देसी राजाओं को, शासकों को परास्त करके अपना शासन कायम किया। तो ये इस दौर में संधि काल था और इनके आगमन के साथ जब जो दरबारी कवि थे उन्होंने जो पहले मनोरंजन के लिए साहित्य की रचनाएं रचते थे वो एक तरह से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में, उनकी वीरताओं का बखान करने में, उनकी गिरदावली में उन्होंने वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं की। तो इसलिए इस कालखंड को उन्होंने कहा कि इसको वीरगाथा काल कहा जा सकता है और इस संबंध में उन्होंने 12 ग्रंथों का हवाला दिया कि ये 12 ग्रंथ है, ये वीर रस से परिपूर्ण है। तो वो जो ग्रंथ है उनमें उन्होंने नाम लिया विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जसचंद्र का, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। तो इन 12 रचनाओं के आधार पर उन्होंने वीरगाथा काल कहा। लेकिन बाद में जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी जब जांच पड़ताल की, इन ग्रंथों का गहनता से अध्ययन किया तो पाया कि इनमें बहुत सारे ग्रंथ जो है वो संदिग्ध है, यानी उनकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह है। जैसे कि बीसलदेव रासो और खुमान रासो, ये जो शोध हुए बाद में उसमें माना गया कि ये 16वीं सदी की रचनाएं हैं, जबकि आदिकाल का जो समय सीमा है वो 1375 ईस्वी के आसपास खत्म हो जाती है। तो ऐसे में इनको कैसे हम वीरगाथा काल के तौर पर रख सकते हैं। दूसरा हम्मीर रासो है, जयचंद्र प्रकाश है, जयमयंक जसचंद्रिका है, ये कोई ग्रंथ के रूप में नहीं मिले हैं, इनकी कहीं कहीं फुटकल नोट्स के रूप में ये प्राप्त हुए हैं। तो इनके उनको लेकर के काफ़ी संदेह है। इसी प्रकार पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई का महाकाव्य है, उसकी प्रामाणिकता को लेकर भी अनेक विद्वानों ने संदेह व्यक्त किया है। परमाल रासो या आलाखंड, इनकी भी कोई मूल प्रति अभी तक मिली नहीं है और इनके अलग अलग संस्करण हैं जिसमें अलग अलग रूप से इनमें वर्णन है, इसलिए इनकी प्रामाणिकता भी संदेह के घेरे में है। दूसरी ओर वहीं खुसरो की पहेलियाँ है, विद्यापति है, अब्दुल रहमान की रचना है, तो वो रचनाएं इस कालखंड में इस वीरगाथा काल की रचनाएं नहीं हैं। जैसे कि विद्यापति की पदावली जो है वो वीर रस की रचना नहीं है। तो इस दौर की दूसरी जो धार्मिक, श्रृंगारिक या जो लौकिक साहित्य था उसको हम वीरगाथा काल के रूप में चिन्हित नहीं कर सकते और अगर करेंगे तो उसको एक तरह से फुटकल रूप में डालना पड़ेगा। इसलिए इस कालखंड को वीरगाथा काल नहीं कहा जा सकता, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत है। अब जो अगला मत है वो है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल जो है वो राहुल संस्कृतायन का दिया हुआ नाम है और वो उनका कहना था कि इस दौर का जो समाज था वहाँ पे सिद्धों और नाथपंथी योगियों का बड़ा प्रभाव था और दरबारों में जो था वो चारण का, सामंतों का बोलबाला था। एक तरह से जैसे भारत में बहुत सारे उस समय छोटे छोटे राजा रजवाड़े हुआ करते थे और वही उनका देश था। तो एक तरह से सामंत एक तरह से राजशाही का प्रतीक थे। तो सामंतों और सिद्धों के प्रभाव को देख करते हुए उन्होंने इसको सिद्ध सामंत काल कहा। लेकिन इससे किसी साहित्यिक प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है कि भाई इस दौर की साहित्यिक प्रवृत्ति क्या थी
और दूसरी तरह की जो रचनाएं थी उनको हम कैसे रखेंगे जो सिद्ध और सामंत श्रेणी में नहीं आते। अगला जो नामकरण है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, वो है बीज वपन काल। बीज वपन काल का मतलब होता है कि यहाँ से साहित्य का बीजारोपण हुआ, यहाँ से भाषा का शुरुआत, हिंदी भाषा का विकास हुआ, इसलिए इसको बीज वपन काल कह सकते हैं। हम मान सकते हैं कि ये दौर भाषा का शुरुआती दौर था। एक तरफ अपभ्रंश की रचनाएं हो रही थी, दूसरी तरफ हिंदी की रचनाएं भी उस समय शुरुआत हो रही थी। तो ये एक तरह से संधि का काल था। लेकिन साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो उस समय की जो साहित्यिक रचनाएं थी वो अपनी प्रौढ़ता में अपने उस दौर के परिवेश को व्यक्त करने में सक्षम थी। तो इस काल को बीज वपन काल कहना भी ज़्यादा ठीक नहीं। अगला जो नामकरण है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया है, वो है वीरकाल। और वीरकाल और वीर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ वीरगाथा काल में इसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ एक रूपांतरण मात्र है। इसमें कोई नवीन तथ्य नहीं है। जो उन्होंने दिया है आचार्य शुक्ल ने वही नाम है। इसके अलावा इसका नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने कहा है संधि और चारण काल। तो संधि काल तो ठीक है, भाषा की को संकेत करता है कि ये भाषा का एक दौर से शुरुआत की दौर थी, और चारण एक वर्ग विशेष से का बोध होता है उससे। लेकिन ये भी कोई साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाता। एक जाति विशेष के आधार पर उसको चारण काल कहना ठीक नहीं है। अगला जो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उन्होंने इसको आदिकाल के नामकरण से संबोधित किया और इसको आदिकाल कहा। और आदिकाल का कहने के पीछे उनका ये नहीं था कि ये साहित्य की शुरुआत थी। वो मानते कि ये इससे साहित्य की जो परंपरा जो विकसित होती है, जो बाद में भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल तक आती है, वो यहाँ से एक परंपरा का विकास हुआ। इस दौर की रचनाओं में एक तरह से नवीन, ताजगी और तेजस्वितापूर्ण शैली दिखाई देती है। तो ये जो इसके दौर के जो कवि थे वो परंपरा प्रेमी थे, रूढ़िग्रस्त थे, फिर भी अपने दौर की जो उस दौर की जो सामाजिक संरचना थी उसके प्रति मतलब सचेत भाव से उन्होंने रचनाएं रच रहे थे। तो उस दौर का राष्ट्रवाद जो था वो उसी तरह का राष्ट्रवाद था, राजशाही का राष्ट्रवाद था। तो वहाँ पे वो अपने शासकों के पक्ष में अगर रचनाएं रच रहे थे तो वो एक उस युगीन परिस्थिति में उसको देखा समझा जाना चाहिए। और इसलिए इन्होंने कहा कि इस कालखंड को आदिकाल के तौर पे रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हिंदी साहित्य की एक विधिवत परंपरा की शुरुआत होती है, एक जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ है वो उसकी शुरुआत होती है। तो ये हिंदी साहित्य के नाम आदिकाल के नामकरण को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। और आपके जो सिलेबस है उसके अनुसार इसमें कुछ लघुतरात्मक क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि नहीं दो साहित्य इतिहासकारों के नाम और आदिकाल के नामकरण को लेकर के उन्होंने क्या क्या नाम दिया, या किसी कालखंड का क्या किसी जो इतिहासकार है उनके नामकरण को पूछा जा सकता है कि इसको चारण काल किसने कहा, इसको सिद्ध सामंत काल किसने कहा। तो इस तरह के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, या ये सवाल एक बड़े उस पे पूछा जा सकता है कि भाई आप हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण की समस्या पर चर्चा करते हुए ये बताइए कि आपको इसमें से कौन सा नाम ज़्यादा उपयुक्त लगता है। तो ये सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है जो कि आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।